हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो कहानी होने वाली है, ये आपको जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख देगी। कई बार ऐसा होता है कि हम जहां रह रहे होते हैं, हमारे फैमिली वालों के या फिर हमारे फ्रेंड्स के पार्सल्स आते हैं। उन पार्सल्स को जब वो लोग वहां पर नहीं होते हैं तो हम लोग रिसीव कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये इच्छा जरूर होती है कि यार देखे तो सही कि इसमें क्या आया है। अगर आपका ब्रदर है, सिस्टर है, तो उसका पार्सल तो आप खोलकर देख लेते हो, लेकिन दोस्त का अगर पार्सल आया है तो मन में एक तो बहुत ही बड़ा कीड़ा चलता है कि देखे तो सही इसमें क्या है, और डर भी लगता है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, आज की स्टोरी को सुनने के बाद आप ये हिम्मत कभी नहीं करोगे। और हाँ, एक और चीज, आज की ये स्टोरी सुनने के बाद शायद आप अपने घर में कोई बड़ा सॉफ्ट टॉय भी नहीं रखोगे, क्योंकि आज का जो हमारा इंसिडेंट है वो कुछ ऐसा ही है। ये इंसिडेंट हमसे शेयर किया है निमिषा ने, जो बेंगलोर में रहती हैं। बेसिकली वो बिलोंग तो करती हैं बिहार से, लेकिन अपनी कॉलेज और अपनी जॉब को लेकर वो अभी तक भी बेंगलोर में है। और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो निमिषा के खुद के साथ हुआ है। ये उनका खुद का फर्स्ट हैंड रियल हॉरर एक्सपीरियंस है, और अभी तक भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाई हैं। अभी तक भी वो इस चीज से जूझ रही है। यहाँ निमिषा को सामना करना पड़ा एक बहुत खतरनाक काले जादू से, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए अकेली हो गई है। अब बात चलिए काले जादू की, तो क्या आप जानते हैं काले जादू को जारण भी कहते हैं, और इसी नाम से बनी है एक मूवी जिसे लोग इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी रेट कर रहे हैं। कहानी जुड़ी है एक औरत से जिसका नाम है गंगूती, और वो एक फैमिली को श्राप देती है कि वो उनकी बेटी राधा को उसकी लाइफ में एक भी दिन खुश नहीं रहने देगी। राधा बड़े होने के बाद एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उसके पति शेखर और उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस हादसे के बाद राधा अपनी बेटी को लेकर अपने गांव पहुंचती है, और वहां पहुंचने के बाद शुरू होता है राज और मिस्ट्रीज का एक डरावना खेल। ये मूवी आपको शुरू में बहुत प्रेडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन इसका सेकंड हाफ आपका दिमाग हिला के रख देगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूवी देखनी कहां पर है, तो ये मूवी एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम कर रही है ZEE5 पर, और इसे गलती से भी मिस मत कर देना। बहुत अमेजिंग मूवी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं, और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें। तो निमिषा 2016 में बैंगलोर में शिफ्ट हुई, और वो अपनी फ्रेंड के साथ एक फ्लैट में रहा करती थी। एक साल सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन 2017 में उसकी जो फ्रेंड थी उसको MBA करने की वजह से कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, और इस वजह से निमिषा अकेली रह गई। तो इस वजह से वो भी एक 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुई बेंगलोर के एक एरिया में जिसका नाम है कोरमंगला। उस 3 BHK फ्लैट में पहले से ही 2 लड़कियां रहा करती थी, और अच्छा उसको लगा, सब कुछ देखा उसने, और वहां पर वो शिफ्ट हुई। इसी दौरान सुमित नाम के लड़के से वो एक रिलेशनशिप में भी थी। तो जो बाकी 2 लड़कियां थी और निमिषा की जो इन लड़कियों से धीरे धीरे बॉन्डिंग बनी वो अच्छी बनी, और कई बार सुमित इनके फ्लैट पे आकर निमिषा के साथ रुका करता था। तो उस दिन सुमित जो था वो इनके फ्लैट पर ही आया हुआ था। बाकी की दोनों लड़कियां कॉलेज गई हुई थी, निमिषा और सुमित फ्लैट पर रुके हुए थे। तभी एक पार्सल आता है। पार्सल इसकी रूममेट का था, इसका नाम था आकांक्षा। आकांक्षा बेसिकली बंगाल से बिलोंग करती थी। जब पार्सल आया तो निमिषा ने उसे फोन किया कि भाई तेरा पार्सल आया है। तो उसने बोला मेरा पार्सल? बोलते हाँ तेरे नाम से आया है। तो बोलते अच्छा काम कर, खोल के देख उसमें क्या है। तो उसने खोल के देखा तो उसमें एक रेड कलर का लहंगा था, बहुत ही सुंदर। उसने बताया उसको किसमें लहंगा आया हुआ है। तो वो कहती कि अच्छा लहंगा आया है, तो एक काम कर तू उसे रख दे, मैं आके देख लूंगी। तो उसने बोला ठीक है। इसने फोन काट दिया, लेकिन ये लहंगा जो था ये निमिषा को बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर लग रहा था उसे। वो पता नहीं क्यों वो लहंगा उसे अट्रैक्ट कर रहा था। फोन काटने के बाद उसने सुमित से कहा कि यार मेरा ना इस लहंगे को पहन के मतलब ट्राई करने का मन कर रहा है। तो उसने कहा तुम पागल हो, वो किसी और का लहंगा है, तुम उसे ट्राई करोगे उसे पता लग जाएगा। तो बोलती नहीं लगेगा यार, मैं एक बार ट्राई करके वापस रख दूंगी। सुमित ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, और उसने उस लहंगे को अनपैक करके पहन लिया। अब उस लहंगे को पहन के निमिषा अपने आप को बहुत खूबसूरत फील कर रही थी। बहुत देर तक वो कांच के सामने खड़ी हुई खुद को निहारती रही, बार बार घूम घूम कर सुमित को वो लहंगा दिखा रही थी। उसने बहुत सारी फोटोज भी क्लिक की। फिर सुमित ने इनसे कहा कि भाई अब बहुत हो गया, इस लहंगे को उतार दो।
पसीने वगैरह की स्मेल हो गई तो उसे पता लग जाएगा कि इसको तुमने पहन के ट्राई कर लिया है। तो उसने कहा हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद उसने वो लहंगा उतारा, उसको वापस से समेटा और जैसे आया था वैसे के वैसा पैक करके उस पार्सल के अंदर रख दिया। अब उसी रात ऐसे सडनली निमिषा को पानी की प्यास लगी और उसकी आंख खुली। तो उसकी आंख खुली तो पानी पीने के लिए किचन में गई और किचन में जाते ही उसे एक बड़ी अलग सी फीलिंग आई। वो होता है ना, आपके आसपास अगर कोई एनर्जी है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही निमिषा के हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसे साफ साफ फील हो रहा था कि किचन में कोई है। उसे चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे अपनी सिक्स सेंस से वो प्रेजेंस फील हो रही थी। उसने इस फीलिंग को इग्नोर किया और सीधा पानी पीकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। और जैसे ही वो लेटी उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसके चेस्ट पर आकर बैठ गया, बिल्कुल हैवीनेस आ गई और कोई उसके गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी, जैसे स्लीप पैरालिसिस के अंदर होता है। वो अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रही थी। जस्ट पास में सुमित लेटा हुआ था, लेकिन वो अपने हाथ को हिलाकर उसे जगा तक नहीं पा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी बट आवाज गले से निकल नहीं रही थी और फिर एकदम से वो बहुत तेज चिल्लाई और जैसे वो चिल्लाई सुमित हड़बड़ा के उठ गया, पूछता क्या हुआ क्या हुआ। निमिषा ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन वो कहता है कि तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है और इतनी तेज चिल्लाई हो, एक बार तो मुझे हार्ट अटैक आ गया, क्या हो गया है। उसने उसको बहुत समझाया कि कुछ भी नहीं है, लेकिन निमिषा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। वो यही कह रही थी कि ये सपना नहीं है। सुमित से बात कर रही थी कि तभी जैसे सुमित के सामने बैठा, उसकी नजर डायगोनली उसके जस्ट पीछे बालकनी के दरवाजे पर पड़ी। वहां कोई खड़ा हुआ था और आप यकीन नहीं मानोगे, वहां पे कोई और नहीं, निमिषा खुद खड़ी हुई थी। वो अपने आप को ही बालकनी में खड़ी हुई देख रही थी। उसको देख के उसकी बोलते ना काटो तो खून नहीं, उधर देखने लगती है और देख कर रोने लगती है और सुमित से बोलती है कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। सुमित ने उसे बहुत समझाया, उसे शांत करके सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो फीलिंग जा ही नहीं रही थी कि कोई यहाँ पर और भी है जो उसको लगातार घूरे जा रहा है, उसके आसपास वो घूम रहा है। ऐसे करते करते पूरी रात निकल गई और जब सुबह की किरण आके गिरी, रोशनी हुई, तब कहीं जाकर निमिषा को नींद आई। अब क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोई थी तो अगले दिन भी वो कॉलेज नहीं गई। तो दिन के टाइम पर सुमित और निमिषा दोनों गाड़ी में जा रहे थे और उनकी गाड़ी एक दरगाह के सामने से क्रॉस कर रही थी। अब जैसे ही गाड़ी दरगाह तक पहुंची, एकदम से निमिषा की सांस भरने लगी। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वो सुमित से बोलती कि जल्दी गाड़ी यहाँ से निकालो। तो सुमित बोलता है कि जल्दी कैसे निकालो, सामने देखो कितना ट्रैफिक हो रखा है। तो बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके जल्दी यहाँ से गाड़ी निकालो। तो बोलता तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं क्या उड़कर गाड़ी को निकालूंगा। फिर भी वो बार बार बोलती जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी गाड़ी निकालो। जैसे तैसे करके सुमित गाड़ी को थोड़ा आगे खिसकाने की कोशिश करता है और जब वो उस दरगाह को क्रॉस कर जाते हैं तब कहीं जाकर निमिषा नॉर्मल होती है। तो सुमित उसको देखकर बोलता है यार तुम ये ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो। उसको थोड़ी देर घुमा के फिराकर कौंसल करके सुमित उसे अपने उसके फ्लैट पर छोड़ देता है। आज वो यहाँ रुकने वाला नहीं था। रात को जैसे ही वो बेड पर सोने लेटती है, उसे फिर से वही फीलिंग आती है कि कोई है, कोई उसके बाजू में बिल्कुल बैठा हुआ है। वो उठकर बैठ जाती है अपने पलंग पर और जैसे वो पलंग पर बैठी हुई होती है तभी एकदम से उसका पलंग बहुत तेजी से हिलता है। वो पलंग जैसे ही हिलता है वो बुरी तरह से चीखती हुई घबराकर बाहर निकलती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर उसकी बाकी की जो फ्लैटमेट्स थी वो भी बाहर आ जाती है और पूछती है उसे कि क्या हुआ, तो इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है। अब वो सोचती है कि मैं इनको क्या बताऊं, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रूम में कोई है, कोई ऐसी पावर है जिसने मेरे बेड को बहुत तेजी से हिलाया। बट वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। आप समझ सकते हैं बैंगलोर जैसे मॉडर्न शहर में इन बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा। उन्होंने उसको थोड़ा समझाया और अपने साथ उसके साथ बैठे रहे, उसको मतलब अपने रूम में ले गए, तो हमारे साथ यहीं पर सो जा, शायद तूने कोई बुरा सपना देख लिया है। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगी। लेकिन फिर से वही पूरी रात उसने आंखों में गुजार दी और जब तक सुबह नहीं हुई वो सोई नहीं। लेकिन सोते टाइम उसने डिसाइड कर लिया था कि आज तो उसे उठ के कॉलेज जाना ही होगा, वरना इस फ्लैट में तो वो नहीं रह सकती है। करीबन 2-2.5 घंटे सोने के बाद वो वापस से उठती है और कॉलेज के लिए तैयार होने लगती है। वो बाथरूम में जाके अपना फेस वॉश करती है। फेस वॉश लगाकर वो उस पर पानी डालकर आंख खोलती है तो उसे अपना चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका खुद का चेहरा नहीं, उस चेहरे के अंदर किसी और का चेहरा आके फंस गया है। वो घबराकर बाहर आ जाती है और बाहर आकर अब उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वो अपने हॉल में रखी हुई ड्रेसिंग टेबल के मिरर में खुद को देख सके। जैसे तैसे करके वो कॉलेज के लिए तैयार होती है
और कॉलेज पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है कि चलो कॉलेज में सब लोग हैं और सब कुछ ठीक रहता है। अब कॉलेज का जो क्लासरूम था उसमें निमिषा की जो सीट थी वो बैक में एक विंडो साइड थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लंच वंच होके अगला इनका क्लास स्टार्ट हो गया था और करीबन 4 बजे के आसपास एकदम से निमिषा के कान में इस तरह की आवाज आना शुरू हो जाती है। पहले ये आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि आवाज उसके बिल्कुल पास में, उसके कान के अंदर आके कोई कर रहा है। लेक्चर में क्या चल रहा है, टीचर क्या बोल रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उसके कानों के अंदर वो फिस फिस की आवाज घूम रही थी और एकदम से उठकर वो चिल्लाते हुए क्लासरूम से कॉलेज के कॉरिडोर में भागती है। अब जैसे वो भागती है सब लोग हैरान रह जाते हैं। बात प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचती है। वो निमिषा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा, क्यों चिल्ला के भाग रही थी। अब निमिषा को समझ में नहीं आता कि वो किसी को क्या समझाए। वो बोलती है कि सर आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर वो प्रिंसिपल उसको देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, ये तुम्हारी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल क्यों हैं। तो निमिषा बोलती है सर मैं क्या बताऊं आपको, मुझे डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें थोड़ी दवाई वगैरह की जरूरत है। बोलती है कि ठीक है सर। वो क्या समझाती और कौन समझता। वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलती है, तभी उसे उसकी क्लासमेट जो थी, एक दोस्त थी उसकी कॉलेज के, उसका नाम था समंथा, वो मिलती है और वो आकर निमिषा से बोलती है तुम ठीक हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। उसकी बात सुनकर निमिषा समंथा से बोलती है हाँ यार प्लीज, और अगर क्या पॉसिबल है कि तुम आज मेरे साथ रुक पाओ मेरे फ्लैट पे, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो बोलती है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं मम्मा को फ़ोन कर दूंगी और मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाऊंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा ध्यान भी रख लूंगी थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये दोनों इसके फ्लैट पर पहुंचते हैं। पहुंचने के करीबन आधे घंटे के बाद ही समंथा बोलती है यार मैं यार यहाँ रुक नहीं पाऊंगी, आई एम सॉरी। अब जैसे उसने ये बोला निमिषा फिर से घबरा गई। खैर उसने उसको ज्यादा फोर्स नहीं किया और समंथा आधे घंटे के बाद उस फ्लैट से निकलकर अपने घर चली गई। अब निमिषा वापस से अपने रूम में अकेली थी। अकेले अपने कमरे में सोने की उसकी हिम्मत नहीं थी, तो अपनी फ्लैटमेट के पास जाती है और जाकर उससे बोलती है कि सुन यार मैं तेरे साथ सो सकती हूँ क्या। तो उसने कहा कि क्या हुआ। बोलते यार पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी अपने रूम में। तो बोलती कोई बात नहीं, तो मेरे रूम में आ जा। ये वही आकांक्षा ही थी। तो अब क्या था, उसके रूम में एक सिंगल बेड था, तो बेड पर आकांक्षा सोती थी। तो उसने कहा कि तू ऊपर सो जा, मैं अपना गद्दा लगा के नीचे सो जाऊंगी जमीन पर। तो उसने कहा ठीक है, जैसे तेरे को कंफर्टेबल लगे। तो निमिषा जो थी वो गद्दा लगा के जमीन पर सो गई। वो लेटी हुई थी, उसको नींद तो आ नहीं रही थी। फिर उसने ऐसे ही सोने के लिए करवट बदली। अब जैसे ही उसने करवट बदली, उसकी नजर आकांक्षा के बेड के नीचे पड़ी और भाई साहब करवट लेते ही उसकी जान निकल गई। उसके बेड के नीचे कोई लेटा हुआ था और वो उसी की तरफ देख रहा था, और वो कोई और नहीं, उसी लहंगे के अंदर निमिषा खुद थी और वो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। अब आप अपने आप को उस सीन में रखकर देख लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या हालत होती। और ये होते ही निमिषा फिर से फ्रीज हो गई। वो चिल्लाना चाह रही थी लेकिन उसकी चीख नहीं निकल रही थी, बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, सिर्फ आंखें चल रही थी और उसकी आंखें अपने आप को ही देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके बाद मन ही मन में उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, और जैसे जो हनुमान चालीसा पढ़ते रहती धीरे धीरे उसकी बॉडी फ्री होती है। वो चिल्लाकर उठी नहीं क्योंकि उसे पता था कि उसकी फ्रेंड साथ में सोई हुई है और अगर वो चिल्लाएगी तो वो उठ जाएगी और उठने के बाद वो उसे क्या बताएगी। उसने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए, हनुमान चालीसा चलाई और आंख बंद करके चुपचाप पड़ी रही। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर कुछ है या फिर नहीं है। सुबह जब रोशनी हुई तब कहीं जाकर वो सोई। और अब ये उसका रेगुलर हो गया था, हर रात वो अपने कानों में हनुमान चालीसा लगाकर पड़ी रहती अपने रूम के अंदर। तब तक उसे कंफर्ट फील होता और जब सुबह होती तभी वो सोती। और इसके कुछ दिनों के बाद एक दिन समंथा उसे कॉलेज में मिलती है और उससे कहती कि निमिषा तुम मेरे घर चलो, कुछ दिन तुम वहीं पर रह लेना, क्योंकि उसकी हालत, अब आप सोचो ना पूरी रात आप सो नहीं रहे हो, सुबह जब रोशनी तब जाग रहे हो, और कब तक आप कॉलेज की छुट्टी करोगे। उसकी हालत देखकर समंथा बोलती है कि मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है, तुम थोड़े दिन हमारे साथ वहीं पर रहो। अब निमिषा को तो वैसे भी सहारा चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने सुमित को क्यों नहीं बुलाया, तो सुमित से वो मिला करती थी
लेकिन ऐसा नहीं था कि हर दिन वो सुमित को वहाँ फ्लैट पे रोक लेती थी, क्योंकि बाकी भी 2 गर्ल्स वहाँ पे रहा करती थी। तो कभी-कभी का चलता था, हर रोज़ वो वहाँ पर नहीं आ सकता था। तो इस तरह से निमिषा को सहारा चाहिए था, एक फैमिली का उसको सपोर्ट मिलने वाला था, तो फटाफट से तैयार हो गई और ये पहुँचती है समंथा के घर। समंथा की जो फैमिली थी वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी, ऐसा कोई वेल्दी फैमिली नहीं थी। अच्छा, समंथा की एक और बहन थी, ये दोनों ट्विन सिस्टर्स थे। तो निमिषा को उनके ही रूम में रहना था, क्योंकि उनके घर में 2 ही रूम थे, एक में उनके मदर फादर रहते थे, एक में दोनों बहनें रहा करती थी और इन दोनों का बेड भी एक ही था। तो निमिषा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोग बेड पर सो, मैं आराम से नीचे ज़मीन पर सो जाऊँगी। अच्छा, समंथा के घर में एक फीमेल डॉग थी, तो जब निमिषा ने एंटर किया और वहाँ पर रुकी पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि जब भी वो उस डॉग के सामने आती, वो बहुत बुरी तरह से भौंकना शुरू कर देती। तो समंथा की जो मदर थी, उनको लगा कि भाई स्ट्रेंजर है, जानती नहीं है, इसलिए भौंकती है। तो वो कहती है तुम डरो मत, कुछ नहीं करेगी, तुम थोड़ा भी इसके 1-2 दिन रहोगी, कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन निमिषा को कुछ और फील होता था, क्योंकि वो जिस तरह से उसको घूर कर भौंक रही थी, उसे उसको देखते ही डर लगता था। अभी वहीं जमीन पर सोई हुई थी और जब वो नींदों में थी, तो उसे ऐसे फीलिंग आई कोई उसे पीछे से आकर हक कर रहा है, बड़ी सी ना कंफर्टिंग सी फीलिंग होती है। तो उसे वैसी फीलिंग आई और उससे उसकी आंख खुल गई और आंख खुलने के बाद भी उसे वही फीलिंग आ रही थी। अब फिर से वही उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे फिर से वो फीलिंग गायब हो गई। फिर से चारों तरफ देखा कि उसे कुछ दिखाई देगा, फिर से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद उसको टिप 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 ऐसे करके पानी गिरने की आवाज आना शुरू हुई। पहले ये आवाज धीरे थी, से टिप फिर टिप और धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी। आवाज आते आते ही अचानक से उसे एक और आवाज आई, जैसे ऊपर के फ्लोर पर कोई दरवाजा पीट रहा हो। अब जैसे दरवाजे पीटने की आवाज आई, निमिषा यहाँ पर बुरी तरह घबरा गई। वो उठी और उठकर सीधा आंटी के पास गई और आंटी से बोला कि आंटी, वहां ऊपर से ना कोई दरवाजा पीटने की आवाज आ रही है। तो बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बोलती नहीं नहीं, अभी बहुत बुरी तरह घबराई हुई थी। बोले नहीं, मुझे आवाज आ रही है, कोई नॉक कर रहा है, बहुत तेज तेज नॉक कर रहा है। और निमिषा को देखकर थोड़ा समंथा की मदर भी घबरा गई और उसकी हालत देखकर उन्होंने उसी टाइम, उनके कोई एक प्राइस थे, उनको फोन किया। उनको सब कुछ बात बताई कि इसको ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फोन उसके कान पर लगाओ। और निमिषा के कान पर फोन लगाने के बाद उन्होंने पता नहीं क्या पढ़ा, कुछ उन्होंने बोला उसके कान में। उसके कान में बोलने के बाद निमिषा की आंख सीधी सुबह खुली। उन्होंने क्या बोला क्या नहीं से कुछ याद नहीं। उसके बाद उसे इतनी सुकून भरी नींद आई ना, और इतने दिनों में पहली बार शायद वो इतना निश्चिंत होकर सोई होगी। अब इसके बाद वो बिल्कुल फ्रेश होकर उठी, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, बड़ा बढ़िया लग रहा था। उसने समंता से कहा कि यार मैं भी तुम्हारे साथ कॉलेज चलूंगी, क्योंकि मैं घर पे रहूंगी तो ओवर थिंकिंग करती हूँ। और उसके करीबन 10-15 दिन तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। बीच बीच में उसने, इसकी जो दोस्त थी वो कहते थे कि तुम कहीं साइकेट्रिस्ट को दिखा लो, लेकिन निमिषा जानती थी कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को लग रहा होगा बट ऐसा है नहीं। फिर एक दिन की बात है, इनका जो बॉयफ्रेंड था सुमित, वो से मिला रोज करती थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो कभी भी, उसको इन्होंने इनवाइट नहीं किया गया, फ्लैट पे रुकने के लिए नहीं कहा। लेकिन उस दिन उसने जिद पकड़ ली कि आज मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया, खाया पिया, ये फ्लैट पर पहुंचे रात को। अब रात को जब सुमित जो था, जब निमिषा के साथ वो फिजिकल होने की कोशिश कर रहा था, तो पता नहीं अचानक से निमिषा को क्या हुआ, उसे सीधा सुमित का गला पकड़ा और उसे उठाकर बेड से नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर चिल्लाकर बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। जब वो ये सब बोल रही थी तो उसका चेहरा और उसकी आवाज बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी थी, बहुत डरावनी वो लग रही थी। और सुमित उसको देखकर बुरी तरह घबरा गया था और वो उसको देखकर बोलती है, चला जा यहाँ से वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। लेकिन सुमित निमिषा से बहुत प्यार करता था और वो वहां से नहीं गया, बल्कि उसने उसको कंसोल करने की कोशिश की, उसको कंट्रोल करने लगा और उसने अपना फोन उठाकर उसमें हनुमान चालीसा चलाई। तब जाकर थोड़ी देर में निमिषा शांत हुई। उसके बाद उसने उसकी रूममेट्स को बुलाया, इन सब लोगों ने कुछ अगरबत्ती वगैरह लगाई, सब कुछ सेटअप किया और इसके बाद वो एकदम से सो गई। सुबह जब वो उठी तो सुमित उसी को देख रहा था और उससे पूछता कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो बोलती कि नहीं, मुझे ऐसा मतलब बड़ी थकान सी फील हो रही, लग रहा है बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। उसकी इवन निमिषा की आंखों में नीचे डार्क सर्कल्स भी बहुत बढ़ चुके थे। तो उसकी जो बाकी के फ्लैटमेट्स थे, उन्होंने कहा कि सुमित से कि तुम एक काम करो, इसको ना डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम हो और हम उसे समझ नहीं पा रहे हों। उनके कहने पर सुमित उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, सारे टेस्ट किए, लेकिन जैसा हमेशा होता है उसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे। अब इसके 2-3 दिन के बाद, सैटरडे का दिन था,
तो समंथा और सुमित दोनों एक साथ इनके फ्लैट पर आते हैं और वो आकर निमिषा से कहते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो उसने बोला कि नहीं, मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। लेकिन वो लोग जिद पकड़ लेते हैं और सुमित की कार में तीनों घूमने निकलते हैं। निमिषा आगे ड्राइवर सीट के पास में बैठी हुई थी, मतलब पैसेंजर सीट पर, और समंथा पीछे गाड़ी में बैठी हुई थी। और ये लोग प्लान करके आए थे कि वो इसको एक दरगाह का उन्होंने पता किया था, वहां पर एक बाबा बैठते हैं, उनके पास लेकर जाएंगे। अब जैसे से दरगाह पास आने लगी और निमिषा को पता लगा कि लोग उसे दरगाह लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जब बातचीत कर रहे थे उनके मुंह से निकल गया था, तो एकदम से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर वापस लेकर चलो, मुझे कहीं नहीं जाना है। अब ये लोग नहीं मान रहे। और जैसे ही गाड़ी दरगाह के सामने रुकी, एकदम से निमिषा ने बहुत तेज रोना शुरू किया, चीखना गाड़ी के अंदर। उनको कान उनको बंद करने पड़ गए अपने। बहुत बुरी तरह पेन में वो चीख रही थी, क्योंकि उसकी हाथ की जो उंगलियां हैं ये अपने आप पीछे जाना शुरू हो गई थी। अब इमेजिन कर सकते हो, ये हाथ की उंगली पीछे जाना शुरू हो जाए मुड़कर, और उसको बहुत तेज पेन हो रहा था। इतनी बुरी हालत में उसको देखकर ये दोनों भी घबरा गए और उन्होंने फटाफट से वहां से गाड़ी मोड़ ली और सीधा इसके फ्लैट पर आकर रुके। और तब जाकर कहीं वो शांत हुई। अब इन दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब देखकर सुमित ने अपनी मदर को फोन किया और जब उनकी मदर को सारी डिटेल दी गई तो उन्होंने कहा कि इसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऊपरी साया है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पता करके बताती हूँ। फिर उन्होंने उनको एक मौलाना के बारे में बताया और सुमित उसको वहां पर लेकर गया। अब जब ये वहां पर मजार पर पहुंचे जहां वो मौलाना बैठा करते थे, तो वहां पर उर्दू में कुछ कुछ लिखा हुआ था। निमिषा को उर्दू पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन उस उर्दू लैंग्वेज को पढ़कर, जो भी कुछ लिखा हुआ था उसको पढ़कर वो बड़ा अनईजी सा फील कर रही थी, जैसे कुछ उसकी बॉडी से खिंच रहा हो, कुछ बाहर निकलना चाहता हो। और जब ये वहां पहुंचे तो वहां पर पहले से बहुत सारे लोग आए हुए थे। फिर वो मौलाना साहब आए और उनकी नजर सीधी निमिषा के ऊपर पड़ी। उन्होंने बाकी सबको छोड़ा और सबसे पहले निमिषा को अपने पास आने का इशारा किया। तो सुमित और निमिषा दोनों उठकर अंदर उन मौलाना साहब के पास गए और वहां जाते ही वो निमिषा से सवाल पूछते हैं, कहाँ से आई हो? तो बोलती कि मैं यहाँ कोरमंगला से आई हूँ। तो बोलते हैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। इतना सुनते ही निमिषा की हालत खराब हो गई कि ये क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद उससे बोलते हैं खड़ी हो। तो वो खड़ी होती है। उसके बाद उसके हाथों में एक लकड़ी देते हैं छोटी सी, बोलते हैं इसको टाइट से पकड़ो। और उसके बाद वो वापस से बैठ जाते हैं और देखते देखते वो लकड़ी जो है उसकी वजह से निमिषा के हाथ ऐसे खुलना शुरू होते हैं। अब हाथ ऐसे नहीं खुल रहे हैं, यहाँ जॉइंट पे फिक्स हो गए हैं और वो स्टिक बढ़ती जा रही है अपने आप लेंथ के अंदर। और निमिषा उसको छोड़ना भी चाह रही है और नहीं भी छोड़ना चाह रही है। बोलता ना पशोपेश की स्थिति चल रही है। उसके दिमाग का एक हिस्सा बोल रहा है कि स्टिक को छोड़ दे और दूसरा हिस्सा कह रहा है कि छोड़ना नहीं है। और स्टिक ना छोड़ने की वजह से उसको बहुत तेज पेन हो रहा था और वो रोने लग जाती है। और बहुत देर तक वो कोशिश करती कि उसको पकड़ के रखे, लेकिन जो भी उसके अंदर था वो स्टिक को छोड़ना चाह रहा था। एक पार्ट उसकी बॉडी को उसको पकड़ के रख रहा था और इस वजह से उसको बहुत पेन बियर करना पड़ रहा था। फिर एकदम से वो मौलाना उठते हैं, वो स्टिक उससे खींच कर ले लेते हैं और फिर इन दोनों की तरफ देखकर बोलते हैं कुछ तो है इसके अंदर। इसके बाद उन्होंने इनसे पूछा कि आपने कुछ खाया था या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है, कोई तुम्हारे रिश्तेदार परिवार में, बहुत कुछ उन्होंने पूछा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने साफ साफ ही बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करवाया है, काला जादू है। अब ये सुनकर सुमित और ये दोनों घबरा गए, बट करते भी क्या। फिर उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं क्या हो सकता है, अभी तो तुम लोग घर जाओ। फिर उनको 2 दिन बाद इन्होंने वापस से बुलाया। अब जब ये वहां से निकले तो सुमित ने कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ें प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। क्योंकि एक दिन पहले भी उसने सुमित के ऊपर हमला तो किया ही था, बट सुमित ऐसे उसको बीच रास्ते में छोड़ के जाने वाला नहीं था। तो लोग अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं, दोनों सो रहे होते हैं। निमिषा की आंख लगी हुई होती है कि तभी उसकी आंख खुलती है। उसे सब फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। और अब यहाँ जो होने वाला था उस पर शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। सुमित लेटा हुआ है अपना हाथ ऐसे रख के और वो निमिषा को देख रहा है। जो ऐसे देख रहा था तो निमिषा ने पूछा क्या हुआ? तो देखकर उसको स्माइल करने लग गया। और स्माइल करने लगा तो बोलती हो क्या गया है तुमको? इतना बोलते ही सुमित ने निमिषा का गला पकड़ लिया और गला पकड़ के बोलता है तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम इस चीज से बाहर नहीं निकल सकती हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर जाऊंगा। और इस टाइम बोलते उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और बहुत मतलब अजीब सी लैंग्वेज के अंदर वो बोल रहा था, बहुत अजीब सी आवाज के अंदर। निमिषा बुरी तरह घबरा, उसने खींच के एक थप्पड़ मारा उसको और थप्पड़ मारते ही वो हंसने लगा।
वो उठकर बेड से खड़ी हो गई और वो अपनी जगह पर बैठकर बहुत तेज-तेज हँसने लगा। उसको देखकर निमिषा बुरी तरह घबरा गई। वो चिल्लाती हुई अपने रूम से बाहर भागी। उसने अपने रूममेट जो थे उनके गेट खटखटाए और सीधा मंदिर के पास जाकर भगवान, 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 भगवान करने लग गई। उसकी रूममेट्स उठकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, "क्या हुआ, क्या हुआ?" तो उसने बताया कि वो सुमित बड़ा अजीब-सा बिहेव कर रहा है और इतनी देर में सुमित निकल के बाहर आया। अब सुमित के बाहर आते ही निमिषा उसको देखकर और डर गई और वो इधर-उधर भागने लगी और सुमित उसको समझा रहा है कि, "क्या हुआ भाई? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों बिहेव कर रही हो ऐसा?" और वो बोली कि, "तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे डर लगता है।" अब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या सीन हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन बाहर जो दोस्त देख रहे हैं उनको तो ये लगेगा कि ये पागल हो चुकी है, इसको कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए इस तरह से बिहेव कर रही है। और वो सुमित उसको समझाने की, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर वो उसको मारे जा रही है, चिल्ला जा रही है, "भाग जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, कोई नहीं है मेरा।" अल्टीमेटली 15-20 मिनट के बाद थक हार कर उसके फ्रेंड्स ने बोला कि तुम चले जाओ, ये तुमको देखकर बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये अपनी फ्रेंड के रूम में ही सोती है। अब जैसे ही ये सोती वहाँ लेटती है, आँख बंद करती है, इसके कानों के अंदर वही है और वो फिस-फिस साउंड एकदम से शब्दों में बदल जाती है। उसके कान के अंदर बहुत क्लियरली आवाज़ आती है। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे पास किसी को आने नहीं दूंगा। तुम हमेशा अकेली ही रहोगी। जो तुम्हारे पास आएगा मैं उसे मार दूंगा। अभी आवाज़ सुन के जैसे उसने अपनी आँख खोली, उसको एकदम से एक एंग्ज़ायटी अटैक आ गया, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ गई और उसके आस-पास जो चीज़ उसको फेंकने लगी तो उसकी दोस्त उठती है और उसकी हालत देखो, साँस बहुत तेज़ भर रही है। वो लेकर उसको हॉस्पिटल भागते हैं। हॉस्पिटल में जाके उसकी हार्ट बीट चेक होती है तो करीबन 260 के आस-पास उसकी हार्ट बीट चल रही थी और वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। इसके फ्रेंड ने सुमित को भी फ़ोन कर दिया था, वो भी हॉस्पिटल पहुँचता है और वो भी उसकी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है। अब नर्स-वर्स सब लगे हुए हैं, उसको इंजेक्शंस दे रहे हैं ताकि वो नॉर्मल हो पाए, लेकिन उसकी हार्ट बीट जो है वो 260 से नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। जब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो सुमित ने एकदम से उन्हीं मौलाना साहब को फ़ोन किया जिनसे वो मिलकर आए थे और किस्मत से उन्होंने उसका फ़ोन उठा लिया। उसने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि फ़ोन उसके कान पे लगाओ। उसने कान पे निमिषा के फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने एक बार तो हेलो बोला और उसके बाद उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया और जैसे उन्होंने कुछ चीज़ें उसके कान में पढ़ना शुरू की, वो वहीं की वहीं बेहोश हो गई और फिर वो सीधा सुबह उठती है। सुबह वो उठती है तो देखती है उसकी रूममेट, उसका बॉयफ्रेंड सब वहीं पर थे और वो उससे पूछती, तुम ठीक तो हो? उसको सारा रात का किस्सा याद आता है, वो लोग भी उसे बताते हैं। तो वो कहती है कि सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं रोऊँ, चीखूँ, चिल्लाऊँ, मारूँ, पीटूँ, तुमसे कुछ गलत बोलूँ तो ये समझ लेना कि वो मैं नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी करके मुझे उन मौलाना साहब के पास लेकर जाओ। अब सिर्फ़ वही हैं जो मुझे ठीक कर सकते हैं। अब ये लोग उसे वहाँ लेकर गए और वहाँ पहुँचते इसने तांडव मचाना शुरू किया और नोच रही, कभी खुद को नोच रही, जो पकड़ रहा है उसको नोच रही है और बुरी तरह से चीख रही है, चिल्ला रही है। ये सारी बातें उसे बाद में सुमित और उसके फ्रेंड ने बताया। जैसे-तैसे करके उन मौलाना साहब ने इसको कंट्रोल किया और उसको करीबन 2-3 दिन तक वहीं पर रखा। वहाँ उन्होंने इसका इलाज किया, बहुत सारे प्रोसेसेस किए और 2-3 दिन में कहीं जाकर निमिषा थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई। जब वो नॉर्मल हुई तो मौलाना साहब ने उसे एक बॉटल के अंदर कुछ दिखाया। उन्होंने दिखाया कि उस बॉटल के अंदर एक काली-सी चीज़ थी, है ना? उन्होंने और वो काली चीज़ की सलाइवा यानी इसकी लार से निकली थी। कैसे ये पता नहीं। तो उन्होंने बताया कि निमिषा, ये जो काली चीज़ तुम्हें दिख रही है ना, ये तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर फैल चुकी है। और मैं एक और बात बता दूँ, तुम्हारे आस-पास कोई आने की कोशिश करेगा, तुमसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा, तो वो उसे उसके तुम्हारे आस-पास भी नहीं आने देगा। तो बोलती है, वो कौन? तो फिर उसको बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है और उसमें उसके ऊपर किसी ने एक मेल एंटिटी छोड़ी है और वो मेल एंटिटी ने निमिषा को पूरी तरह से जकड़ लिया है और अब कोई भी मर्द अगर उसके आस-पास आने की कोशिश करेगा, तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसकी जान भी ले सकता है। उसकी बात सुनकर निमिषा बुरी तरह से घबरा गई। जब वो दोबारा इसके यहाँ से जाने के बाद सुमित से मिली, तो उससे बोलने लगी, तुम भी मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हें कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। फिर इसके बाद वो जो बाबा थे, उन्होंने इनके ऊपर बहुत काम किया। हर वीक उसको बुला के उसका इलाज करते थे। उन्होंने इवन जो कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो अपने जो गुरु थे, उनसे उन्होंने बात की और उन सब ने मिलकर इसका इलाज शुरू किया। वो एक दिन उन्होंने इसे बुलाया वापस वहीं पर मज़ार पर और वहाँ पर बैठकर उसको ताबीज़ दिया, कुछ खाने को चीज़ दी और उसके बाद उन्होंने एक कुछ लिखा हुआ कागज़ के ऊपर उसको पानी में डाला और जब पानी पीला हो गया, तो वो उसे पीने को दिया। अब आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे उसने वो पानी पिया, उसको वॉमिट आई, बिल्कुल काले रंग की वॉमिट और उसके अंदर बालों का गुच्छा निकला और ये वॉमिट करते ही निमिषा जो थी वो बेहोश हो गई।
उन्होंने सुमित को बताया कि देखो ये इसके शरीर के अंदर ये बहुत सारा घुसा हुआ है और जब तक सब कुछ बाहर नहीं निकलेगा इसकी जान नहीं बच सकती, तो हमें सब बाहर निकालना होगा। और इतना ही नहीं, इसका जो खून है वो भी दूषित हो चुका है। तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपको इसे काटने नहीं दे सकता हूँ। तो बोलता है अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो वैसे भी तुम और हम इसे बचा नहीं पाएंगे। अब इतने दिनों से सुमित, उसके दोस्त सब उसको संभाल रहे थे और जानते थे किस हालत से वो गुजर रही थी। निमिषा को खाने में स्मेल आया करती थी, पानी जब वो पीती थी लगता है गटर का पानी पी रही है, इतनी गंदी उसमें स्मेल आया करती थी। खाना पीना उसने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और वो हमेशा ही बोलती थी कि बस अब मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। यहाँ जो भी कुछ चल रहा था तब भी निमिषा ने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो डरती थी कि उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि वो बहुत छोटे घर से आती है और पढ़ने के लिए वो यहाँ पर आई हुई थी, पर पता नहीं किस जाल के अंदर वो फंस गई थी। फिर इसके करीबन 1 हफ्ते बाद उन बाबा ने इनको वापस से बुलाया। उसको बुलाकर फिर उन्होंने उससे बातचीत की, उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कब से ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ी ठीक पहले से, मतलब हालत उसकी खराब ही थी बट रिलेटिवली कॉन्शियस थी वो। तो उसने बताया कि मतलब उस दिन की बात बताओ जिस दिन, मतलब जिसके बाद से तुम्हें फील होना शुरू हो। बोलती कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, मैंने तो अपने फ्लैट में शिफ्ट किया था ये वगैरह। मतलब उन्हें कुछ अच्छे से बता नहीं पाई। फिर उन्होंने कहा तुम लोग एक काम करो, तुम अपने फ्लैट जहाँ रहते हो वहाँ जाओ और वहाँ से मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ कि वहाँ पर क्या क्या है क्या क्या नहीं, तभी कुछ समझ में आएगा। तो निमिषा जाती है और वो जाकर अपने फ्लैट से वीडियो कॉल करती है। तो पहले बाहर का पूरा हॉल दिखाती है, सब कुछ दिखाती है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, तुम्हारे कमरे में जाओ। तो जाती है अपने कमरे में, वीडियो कॉल ऑन करके और अपना कमरा दिखाने लगती है। अब निमिषा के कमरे में क्या था, एक टेडी बियर था करीबन 5.5 फुट का। निमिषा की खुद की हाइट थी 5 फीट 2 इंच, वो उससे भी बड़ा था। और वो देखते हुए बोलते कि ये कोने में वापस दिखाओ। तो वापस दिखाते तो टेडी बियर की तरफ वो देखते हैं और बोलते हैं कि इस टेडी बियर को बाहर निकाल के फेंको। तो बोलती कि क्यों? तो बोलते कि वो जो भी कोई चीज़ है ना, जो वो तुम्हारे शरीर में नहीं रहती, तो वो इस खिलौने के अंदर रहती है। अब ये सुनते ही निमिषा की हालत टाइट हो जाती है। वो घूमकर उस टेडी बियर की तरफ देखती है और उससे, उस टेडी बियर से ही डर लग जाता है। और लगता है कि वाकई में उस टेडी बियर के अंदर कुछ बैठा हुआ है। सुनने के बाद, उससे पहले कभी उसे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। तो वो बोलती कि मैं इसको कैसे बाहर फेंकूं, मुझे डर लग रहा है। तो बोलते कि नहीं, इसको बाहर फेंकना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे उसका वास है। अब ये सुनते ही, वहां आसपास उसकी फ्रेंड्स भी नहीं थी, ना ही सुमित उसके साथ था, तो सीधा भाग जाती है छत के ऊपर और छत पर पहुंचकर वो सुमित को फोन करती है और बोलती है कि ऐसे ऐसे बाबा से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो टेडी बियर के अंदर कुछ है, उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो उसकी बात सुनकर सुमित फटाफट से घर पहुंचता है। वो उस टेडी बियर को उठाता है और उठाकर सीधा बाबा के पास ही चला जाता है। वहां वो पहुंचता है, वो टेडी बियर उनको देता है। उसके बाद पता नहीं उसका क्या क्या करते हैं, उसको जलाने की कोशिश करते हैं। अब वो उसको जलाने की कोशिश करते हैं और वो जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब ऐसी कोई पावर है जो उसको जलने से रोक रही है। उसके बाद वो कोशिश करते हैं, जो जलता नहीं तो उसको साइड में जाकर रख देते हैं और बोलते हैं कि तुम जाओ, इसका क्या इलाज करना है वो हम लोग देख लेंगे। फिर इसके बाद वो बाबा ने निमिषा से कहा कि अब मुझे एक बहुत अच्छे से याद करके बताओ। पहली बात तो है कि तुम्हारे कमरे में ऐसी कोई और दूसरी चीज़ है, कोई खिलौना हो, कोई सॉफ्ट टॉय हो या फिर कोई जानवर की मूर्ति वगैरह ऐसी कुछ हो या कुछ इंसान जैसे दिखने वाला हो। तो उसने बोला कि नहीं। बोलता कभी भी अपने घर में ये चीज़ तो मत रखना तुम। और अब बहुत सोच समझ के मुझे ये बताओ कि जिस दिन से तुम्हें ये सब फील हो रहा है उस दिन तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं खाया। तो उन्होंने कहा कि मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। याद करो जब से तुमको ये सब होना शुरू हुआ है उसके 1-2 दिन आसपास, कोशिश करो मुझे बताओ। तो सब कुछ बताया कि मैं ऐसे शिफ्ट हुई थी। फिर उसने बताया कि एक दिन पार्सल आया था, उसमें लहंगा आया था, मैंने वो लहंगा पहना था। उन्होंने वो बात पकड़ ली और बोले कि वो लहंगा तुमने जो पहना था वो तुम्हारे पास है? तो बोलती कि नहीं, वो तो मेरी फ्रेंड का है। बोलता वो लहंगा मुझे चाहिए, तुम वो लेकर आ सकती हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं कल लेकर आऊंगी। बोले ठीक है, तुम लोग जाओ, कल वो लहंगा लेकर आना। अब सुमित और निमिषा दोनों वहां से निकलते हैं। अगले दिन वो जो आकांक्षा थी इसकी रूममेट, उससे बोलते हैं, सुमित बोलता है कि आकांक्षा वो तुम्हारा लहंगा था ना, तो मेरी बहन को एक फोटोशूट करवाना है, तो मुझे मिल सकता है? तो खुशी खुशी वो लहंगा लाके उसको देती है, बोले हाँ ये लो, ले जाओ। ये लोग, अब उन बाबा ने कह दिया था कि उस लहंगे को हाथ मत लगाना, तो जैसे जैसा पैक्ड था वैसा करके थैले के अंदर डालते हैं और सुमित अपने हाथ में उस लहंगे को लेकर ये लोग वापस उन बाबा के पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो पैकेट लाकर उन्होंने उन बाबा के सामने रखा, उन्होंने देखते से कहा यही है। तो बोलते यही क्या है? तो बोलते कि यही है जिसकी वजह से सब हो रहा है। उन्होंने इन दोनों की आंखों के सामने उस पूरे लहंगे को चेक किया। फिर लास्ट में उसका जो फॉल होता है नीचे लहंगे का, उसको उन्होंने उधेड़ना शुरू किया
और जैसे उन्होंने उधेड़ा, इन लोगों को भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। उस लहंगे के पूरे फॉल के अंदर छोटी छोटी सुइयां लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये देखो, यहां से इस लहंगे के थ्रू काला जादू किया गया है, और ये काला जादू तुम्हारे ऊपर नहीं किया गया है। ये जिसका लहंगा है, ये काला जादू उसके ऊपर किया गया था, लेकिन बीच में आकर तुमने वो लहंगा पहन लिया, और जो भी एंटिटी इसके साथ भेजी गई थी वो तुम्हारे ऊपर चिपक गई। अब ये सुनकर निमिषा बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि पिछले 3 महीने उसकी जिंदगी नर्क बनी हुई थी। ना खा पा रही थी, ना सो पा रही थी, ना जी पा रही थी, और सिर्फ एक गलती की वजह से किसी और का लहंगा उसने ट्राई करके देख लिया। खैर, अब उन बाबा को जो मेन जड़ थी वो पता लग गई थी, और उन्होंने निमिषा का इलाज शुरू किया। और सिर्फ एक ही दिन में अगले ही दिन से निमिषा को बहुत अच्छा फील होने लगा। वो लहंगा उन्होंने ही रख लिया, वो टेडी बियर वो भी उन्हीं के पास था। उसको उन्होंने क्या किया निमिषा को भी नहीं पता आज तक भी। आकांक्षा को उन्होंने सब कुछ बताया और उसे एक नया लहंगा खरीद के दिया। इधर इसके कुछ दिनों बाद उन बाबा ने वापस से निमिषा को बुलाया और उसे समझाया कि बेटा, तुम्हारे शरीर में जो भी कुछ है, तुम ये मत समझना कि हमेशा के लिए चला गया है। इसका अभी भी कुछ पार्ट, कुछ अंश तुम्हारे अंदर रह गया है, और जो भी कुछ रहा है ये तुम्हें किसी मर्द के आसपास नहीं रहने देगा। ये चाहेगा कि तुम हमेशा अकेली रहो। अगर कोई मर्द तुम्हारे आसपास आएगा और तुमसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा, तो वो इसको तुमसे दूर करेगा। और तब के बाद से अब तक सुमित के साथ उसका रिलेशन और चला, फिर उनका ब्रेकअप हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आई। लेकिन जब भी जो भी उनका बॉयफ्रेंड बना, उनके साथ रिलेशनशिप में आई, फिजिकल होने की वो कोशिश करता, तो उस टाइम शायद हो फिजिकल हो जाते, लेकिन उसके बाद एकदम से बिना बात से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती। और आज भी निमिषा इस चीज से जूझ रही है। वो आज भी अकेली है, वो किसी रिलेशनशिप में आने से डरती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो किसी भी रिलेशनशिप में आएंगी या शादी करेंगी, वो जो एंटिटी है, जिसका कुछ भी अंश उनके शरीर के अंदर रह गया है, वो उन्हें किसी के साथ रहने नहीं देगा। पूरी तरह से आज भी वो ठीक नहीं हो पाई है, और वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है। अभी रिसेंटली उन्हें हिमाचल में एक जगह पता लगी है, जहां पर वो जा रही हैं कि शायद उन्हें उस चीज का इलाज मिल पाए। मैंने भी उन्हें किसी को सजेस्ट किया है, हो सकता है उनसे कंसल्ट करके उनको फायदा हो जाए। आई होप अगर आप में से किसी के पास इस चीज का इलाज है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, या फिर आप मेरे मेल आईडी पर भी मुझे मेल करके इस बारे में बता सकते हैं, ताकि हम निमिषा की हेल्प कर सकें। तो ये थी निमिषा की अपनी आप बीती, जहां पर अपनी फ्रेंड के पार्सल में आए हुए लहंगे को उन्होंने सिर्फ ट्राई करने के लिए पहना, और उसकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन गुजारने पड़े, और आज तक भी वो उस दंश को झेल रही है। और इसीलिए कहते हैं कि किसी के भी कपड़े, आपको हम में से कई लोग होते हैं अपने दोस्तों के कपड़े लेते हैं, किसी के कपड़े पहन लेते हैं, बहुत सोच समझकर आपको किसी और के कपड़े, और स्पेशली अगर किसी का पार्सल आया है उसके अंदर जो भी कुछ है वो आपके काम की चीज हो चाहे ना हो, उसको ऐसे ही पड़े रहने दो, वरना आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। निमिषा का ये मैसेज है आप सभी लोगों को कि इन चीज़ों पे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, और उसकी वजह से कई बार हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो ये थी निमिषा की कहानी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।